हेलो दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ग्रंथ में। आज मैं फिर से लेकर आया हूं उसी कड़ी को आगे बढ़ाने, मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में हमने पिछले वीडियो में देखा था इल्तुतमिश को, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद ऐबक, ऐबक के बाद इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के बाद अब देखेंगे किसका शासन रहा है। इससे पहले हमने आधुनिक भारत का भी वीडियो डाला है, उसमें हमने यूरोपीय कंपनी का आगमन, पुर्तगालियों को समाप्त वहाँ पे हो चुका है, अब डच आएंगे। और इधर अब देखेंगे पॉलिटी का भी एक वीडियो पड़ चुका है, जो पॉलिटी का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक समझ होती है पॉलिटी की, उस वीडियो में बताया गया है। अब मध्यकालीन भारत के सीरीज में आगे बढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा इस चैनल पे ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, बहुत हौसला मिलता है और मैं आप सभी का बहुत आभारी रहूँगा इसके लिए। ठीक है, चलिए समय बर्बाद ना करते हुए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले बहुत बता दे रहा हूँ, बहुत ही रोचक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में हम आज देखेंगे, आखिर ये रजिया सुल्तान कैसी एक शासिका थी, कैसे शासन करती है, क्या इसके साथ मिसबिहेव कर दिया जाता है इसके अमीरों के द्वारा, क्या चीज़ होती है, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से शेर व शायरी और गाने के साथ देखेंगे रजिया सुल्तान को। तो हमने थोड़ा सा पिछले वीडियो को रिकॉल कर ले, इल्तुतमिश को हमने बताया था। एक चीज़ इल्तुतमिश में देख लीजिएगा भैया, इल्तुतमिश का हमने टाइम पीरियड बता दिया था 1211 से लेकर 1236 तक। इसी के समय मंगोलों का भारत पर अटैक होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है। मंगोलों का भारत पर सर्वप्रथम अटैक होता है इल्तुतमिश के समय भैया। जब मंगोलों का अटैक होता है तो यहीं पे एक विशाल सेना, होता क्या है कि ख्वारिज्म का जो शासक था मांगबरनी, क्या था भैया, मांगबरनी। और इसी मांगबरनी का पीछा करते करते कौन आ गया था, सिंधु नदी के तट पर आ गया था मंगोल शासक, जिसका नाम था तिमोचिन। क्या नाम था, तिमोचिन था भैया। और तिमोचिन का अर्थ होता है लोगों का शासक। और इसी को इतिहास में शायद ये नाम आपने ना सुना होगा, लेकिन चंगेज खा का नाम आपने जरूर सुना होगा। यही तिमोचिन को चंगेज खा भी कहा जाता था, चंगेज खा के नाम से परिचित होंगे। तिमोचिन उसका वास्तविक नाम था। इसका अर्थ होता है लोगों का शासक। मंगोल क्या करते हैं, यही ख्वारिज्म का शासक मांगबरनी, इसका पीछा करते करते चंगेज खान आ गया कहां भैया, सिंधु नदी के तट पर। ये भगा मांगबरनी किधर, भारत के साइड, दिल्ली साइड भागता है। और मांगबरनी क्या होता है, ये अपने कहीं कहीं लोग कह देते मांगबरनी खुद गया था, दूत को भेजता है, इनामुल मुल्क को भेजता है। इसका दूत का नाम था इनामुल मुल्क। इसको भेजता है किसके पास मदद के लिए, इल्तुतमिश के पास। कहता है जाओ और मेरी, ये कहता अपने दूत से कहो कि मांगबरनी तुमसे मदद मांग रहा है, हमको संरक्षण दे दे। लेकिन इल्तुतमिश ने कूटनीति का प्रयोग किया और उसको यह पता था, अगर मैं इसको मांगबरनी को हमने संरक्षण प्रदान किया तो हमारा दुश्मन कौन रहेगा, चंगेज खा। और चंगेज खा के बारे में मैं विस्तार से किसी दिन बताऊंगा कि कैसा शासक था, क्या करता था। इसलिए ये नहीं चाहता इल्तुतमिश कि चंगेज खां से मेरी दुश्मनी हो, इसलिए ये क्या करता, इसके दूत को कहता हाँ बिल्कुल आओ, सही मौके पर। इसकी गर्दन कटवा देता है और भेजवा देता है किसको, चंगेज खां को। चंगेज खान खुश कि चलो भैया इल्तुतमिश, ये तो दोस्ती का हाथ हुआ। और इस प्रकार अपने कूटनीति का प्रयोग करके भारत को मंगोलों के आक्रमण से कौन बचाता है, इल्तुतमिश। तो इतना याद रखिएगा। अब देखेंगे इल्तुतमिश के बाद, इल्तुतमिश जब जिंदा ही था, अभी मृत्यु नहीं होती है, तो अपने सारे पुत्रों को देखता है कि किसी के अंदर ये योग्यता नहीं थी कि वो अगला शासक बन जाए। वो किसी के अंदर ये योग्यता देखता ही नहीं है कि मेरे गद्दी पे बैठने के लायक इसमें से कोई है। उसकी एक पुत्री थी और इल्तुतमिश कहता है कि अगला जो शासिका जो शासक बनेगी, शासिका रहेगी, वो रजिया सुल्तान रहेगी।
क्योंकि इल्तुतमिश को यह लगता है कि वाकई देखा जाए रजिया सुल्तान के अंदर वो सारे गुण विद्यमान थे और ये चाहता है कि रजिया सुल्तान अगला शासक बने। लेकिन होता क्या है कि उस समय स्थितियां ऐसी थी, अमीर वर्ग, मैंने बताया था तुर्क अमीरों का बड़ा प्रभाव था। अमीर वर्ग एक महिला को शासक के रूप में स्वीकार करना ही नहीं चाहते थे। इसलिए इसकी मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। किसको भैया? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। किनके द्वारा? अमीरों के द्वारा। जब यह गद्दी पर बैठ जाता है तो यह एक नाम मात्र का शासक था, लल्लनटा, पूरे दिन बोतल पे बोतल खोलने वाला शासक था। कोई शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं, अपना काम बस बोतल पे बोतल खोलो, खूब ठाठ से सोना, मस्त अय्याशी वाली जीवन जीता था ये। इसको शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं था भैया। जब इसको शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं था तो कोई ना कोई छत्र छाया होगा। छत्र छाया था इसकी मां शाह तुर्कान भैया। कौन? शाह तुर्कान। शाह तुर्कान के बारे में ये जानकारी मिलती है कि यह एक अत्यंत अत्याचारी और क्रूर महिला थी। ये बहुत अत्याचारी और क्रूर महिला रहती है शाह तुर्कान। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मां रहती है। ये लल्लन टॉप शासक, पूरा प्रशासन पे कहीं ना कहीं पूरा हुकूमत किसकी चलती थी? शाह तुर्कान की। ये किसी की सुनती नहीं थी। मां और बेटा मिलकर जीना हराम कर देंगे। किसका? रजिया सुल्तान का। इस तरीके से क्या होता है कि दिन था शुक्रवार और रजिया सुल्तान काफी परेशान हो जाती है अपनी सौतेली मां से, शाह तुर्कान से और रुकनुद्दीन फिरोज शाह, और शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र धारण करके जाती है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में। मैंने क्या बोला भैया? रजिया सुल्तान शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र धारण करके कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में जाती है और यही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनवाया था। याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाया था। यहीं पे लाल वस्त्र धारण करके शुक्रवार के दिन जाती है और कहती है, जनता के सामने फरमान करती है कि देखिए साहब, ये जो शाह तुर्कान है, ये जो फिरोज शाह है, मेरे ऊपर इतने अत्याचार कर रहे हैं और मेरा जीना हराम हो गया है। जनता पहले से ही इन मां और पुत्र के अत्याचारी स्वभाव से तंग हो गई थी और यहां पे पहली बार सल्तनत में जनता का विद्रोह उठ जाता है। पहली बार जनता का विद्रोह उठता है और पूरी जनता इसके साथ हो जाती है रजिया सुल्तान की और जाती है और यहां पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह और शाह तुर्कान को बंदी बना लिया जाता है। इस तरीके से हमने ये देखा बच्चा, हमने ये देखा भैया कि राजतंत्र में लोकतंत्र की भूमिका देखने को मिली। मान लेते हैं अगर आपको पीसीएस इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन किसी बोर्ड में पूछ लिया गया कि दिल्ली सल्तनत में कब राजतंत्र में लोकतंत्र देखने को मिलता है, तो यही राजतंत्र में लोकतंत्र, क्योंकि जनता इसको हटाती है और जनता विरोध करती है। शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गिरफ्तार करके कैदी बना दिया जाता है और इस तरीके से अगला शासक कौन बन बैठेगा? रजिया सुल्तान। और यह होता है दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक बन बैठती है रजिया सुल्तान, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1236 से लेके 1240 तक। और यह क्वेश्चन हजारों बार आया है दिल्ली सल्तनत का, ऐसी कौन सी महिला जो पहली और अंतिम महिला शासक? कौन? रजिया सुल्तान। और वाकई में रजिया सुल्तान के बारे में हम देखेंगे और देखेंगे इसकी भूमिका क्या थी, क्या एक महिला शासक बनती, क्या एक अच्छी शासक बन पाती है, क्या इसके अंदर खूबियां थी, सब कुछ देखेंगे। इतने में समझ में आ गया होगा
हमने थोड़ा सा बता दिया मंगोलों का आक्रमण और कैसे रुकनुद्दीन फिरोज शाह तुर्कान लाल वस्त्र धारण करती है। शुक्रवार का दिन था और उसी दिन जाति और जनता के बीच गुहार लगाती है कि देखो मालिक, हमारे खिलाफ ये कितना अत्याचार कर रहे हैं। जनता अपने हाथों में शक्ति ले लेती है, जनता विद्रोह करती है, दोनों को कैदी बना लेती है और इस तरीके से अगला शासक बन बैठेगी कौन? रजिया सुल्तान। अब देखेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। हिलिएगा ना, मूवी बड़ी शानदार चल रही है, जीवन में चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, जो मिडवल हिस्ट्री है आप पिछले 1-2 साल से देख रहे हैं, इसकी भूमिका ज्यादा बढ़ गई है पीसीएस के एग्जामों में। कई एग्जामों में पहले क्या होता था, आधुनिक भारत ज्यादा पूछा जाता था, लेकिन 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि मिडवल हिस्ट्री के खूब क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसे अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा, ठीक है। तो रजिया सुल्तान, एक चीज और, अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वीडियो एडिट करने में थोड़ा सा आपको धुंधला दिख सकता है, प्रयासरत हूं और अच्छा करने का पूरे दिन की ड्यूटी रहती है, फिर उसके बाद आके ये सब करता हूं। प्रयास किया जा रहा है, उसको नजरअंदाज करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ होगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, सारे क्वेश्चन जितना, अगर जैसे दिल्ली सल्तनत बलबन खत्म होगा, इससे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं चाहे आए हुए सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। रजिया सुल्तान भैया 1236 से लेके 1240 तक, और यह रजिया सुल्तान जैसे ही शासक बनती है, यह अपने राज्याभिषेक में अमीर वर्ग को अनदेखा कर देती है। किसको? अमीर वर्ग को। जितने भी तुर्क सरदार थे, मैंने बताया था इनकी बहुत एक अहम भूमिका थी, यानी ये क्या करती है कि अमीर वर्ग को नजरअंदाज कर देती है, इनको उतना भाव नहीं देती, कहते तुम अपने जगह जो हो, मैं अपने हिसाब से शासन चलाऊंगी। इस तरीके से क्या होती है, रजिया सुल्तान जैसे ही शासक बनती है एक काम और कर बैठती है। यह क्या करती है, कोट और टोपी पहनकर, कोट टोपी पहनकर ये दरबार में आती है। बुर्का भैया देख रहे हो अभी तक, उस समय कोट पैंट कोट टोपी लगाकर आती है, और यह सब देख के और भड़क जाते हैं कि एक तो महिला, ऊपर से हम लोग, इन लोग के दिमाग में ये था कि महिला हमारे ऊपर कैसे शासन कर सकती है, यही बात इनको अंदर से खाई बैठती है। और यहाँ पे जैसे ही कोट टोपी पहनकर आती है, सारे तुर्क अमीर इसके खिलाफ हो जाते हैं और कहते हैं हम किसी भी हालत में एक महिला का शासन अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले जब यह आती है, इल्तुतमिश का जो वजीर था जुनैदी ने सबसे पहले इसका विरोध किया। एक अमीर था जुनैदी ने सबसे पहले विरोध किया और कहा मैं रजिया सुल्तान को शासक नहीं मानता हूं, मैं इसका खुले शब्दों में विरोध कर रहा हूं, कड़ा विरोध कर। इस तरीके से जुनैदी ने विद्रोह कर दिया। इधर रजिया सुल्तान क्या होती है, इधर लाहौर वाले क्षेत्र का कबीर खान भैया इसका विरोध कर देता है। कौन? एक तुर्क सरदार था, अमीर था, कबीर खान विरोध कर देता है। लाहौर का कबीर खान विद्रोह कर दिया, वजीर जो है जुनैदी विद्रोह कर दिया। इस तरीके से सारे अमीर इसका विद्रोह करते हैं। ये अपना नियुक्त करती है पंजाब भटिंडा में, अपना वजीर नियुक्त करती है जो इसका खासम खास था, जिसका नाम था अल-तुनिया, और ये क्या करती, ये भी इसका विरोध कर देगा। इस तरीके से आपने देखा रजिया सुल्तान महिला शासक बनती है, कोट पहन ली, टोपी पहन ली, यह बात सबको भा नहीं रही है और महिला का शासन तो चाहते, सारे अमीर विरोध करने लगे। इस तरीके से रजिया सारे गुंडों के बीच फंस गए, रजिया गुंडों में फंस चुकी है, ठीक है। अब यह तो बात चलिए सब नॉर्मल चल रहा था, उसी में एक गलती और कर बैठी। इसी में इतिहासकार इसामी, और कोई नहीं लगता, इतिहासकार इसामी ये बताते हैं जलालुद्दीन याकूत था एक। कौन था? जलालुद्दीन याकूत। याकूत को यह क्या करते हैं, ये क्या करती है, अस्तबल घोड़े का रखवाला वाला अमीर आखुर नियुक्त कर देती है, अस्तबल का इंचार्ज दे देती है, जहां घोड़े रहते हैं ना उसका अस्तबल का इंचार्ज दे देती है। किसको? याकूत को। और यही याकूत से प्रेम संबंध हो जाता है
आँखियाँ लड़ जाती हैं किसकी, रजिया सुल्तान की। घटना होता क्या है कि अस्तबल में घोड़े का रखवाला था, घोड़े की देखभाल करने वाला था। रजिया सुल्तान जाती है देखने कि कौन सा हमारा घोड़ा बढ़िया है कौन सा नहीं। यहीं पे यकुतवा भी रहता है और पहली बार नयन मिल जाते हैं। और शायरी कौन सा बोलता है, ये यकुतवा शायरी बोलता है, सामने बैठी रहो आईने की तरह, सामने बैठी रहो आईने की तरह, आपको देखकर संवर जाएंगे, चेहरा चिलमन से जब हटाओगी चांद तारे जमी पे उतर आएंगे। अब इस तरीके से देखा जाए रजिया और याकूत के बीच प्रेम संबंध जैसे तो और भड़क जाते हैं, कहते हैं किसी भी हालत में इसको हम नहीं रहने देंगे। अब इधर से क्या किया, कबीर खनवा लंका उठा लिया, कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए इसको तो हम नहीं बैठने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब कबीर खनवा क्या करता है, रजिया का खुलेआम विरोध करती है। रजिया सुल्तान कहती है कि बहुत हुआ सम्मान, अमीर हो अपने जगह पे, हम भी छोड़ेंगे नहीं, और इनका पीछा करने लगती है। ई ससुर भागत भागत पहुंच गए चिनाब नदी के तट पर, इधर तक इनका पीछा करती है, ये भागना शुरू कर देते हैं। रजिया सुल्तान, तुमको क्या लगा हम कम है क्या, महिला है उससे क्या दम है। इस तरीके से यह इसको भगाने के बाद वापस आती है, तब तक अल्तुनिया इसका विरोध कर देता है। अल्तुनिया एक मजबूत तुर्क सरदार था, अमीर था, लेकिन कूटनीति का प्रयोग करती है कौन, रजिया सुल्तान। उस समय उसके प्रेम संबंध के बारे में अफवाह चारों तरफ फैला दी जाती है। इसी समय रजिया ने क्या किया, कहा कैसे भी करके मामला सेट कर दो, और अल्तुनिया के साथ विवाह कर लेती है। अल्तुनिया के साथ विवाह इसलिए करती है कि हमारा विरोध कम हो और हमारी राजगद्दी बची रहे। इधर दिल टूट जाता है किसका, यकुतवा का। इधर अल्तुनिया बाजी मार लेता है, रजिया सुल्तान के साथ विवाह कर लेता है, और फिर भी इसका चारों तरफ से विद्रोह होता है किसका, रजिया सुल्तान का। इस तरीके से अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को पुनः सारे अमीर मिल जाते हैं और पैसा देता है किसको, डाकुओं को। कहती हैं गुंडों को पैसा हायर करते हैं और कहते हैं कैसे भी करके दोनों का काम सेट करो, मामला सेट करो। और इस तरीके से 1240 में हरियाणा के कैथल नामक गांव में दोनों की हत्या कर दी जाती है। किसकी, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। कहां पे, कैथल में। याद रखने वाला फैक्ट क्या है कि रजिया सुल्तान टाइम पीरियड कहां पे हत्या हुई, 1240 कैथल में। किससे विवाह की थी, अल्तुनिया से। क्या पहनकर आती थी, कोट टोपी सब पहनकर दरबार में आती थी। याकूत से प्रेम संबंध, ये सब याद रखने वाली। एक इतिहासकार था मिनाज ये कहता है कि उस समय की स्थिति में यह देखा जाए तो रजिया सुल्तान की तरह कोई था ही नहीं। रजिया सुल्तान बेहद खूबसूरत थी। मिनाज लिखते हैं, उस समय के इतिहासकार, तत्कालिक इतिहासकार, मैं नहीं लिखता हूं। यह कहता है कि रजिया सुल्तान अत्यंत खूबसूरत थी, और ये क्या थी, एक सरल स्वभाव की थी और बहुत ही उदार चरित्र की थी, बहुत ही एक अच्छी शासक थी। इसके अंदर सारे गुण विद्यमान थे एक अच्छे शासक के, बशर्ते उसका एक ही अब अभिशाप कह लीजिए कि क्या कह लीजिए, एक केवल महिला होना ही उसका अभिशाप था। नहीं तो उस समय जितने भी इल्तुतमिश के पुत्र थे, पौत्र थे, सबसे योग्य कोई था तो रजिया सुल्तान। अपने शासन प्रशासन को इल्तुतमिश के साथ बचपन से ही रहती है और शासन प्रशासन को बहुत पैनी नजर से देखी हुई रहती है। कौन, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान जैसा कोई अच्छा शासक था भी नहीं। रजिया सुल्तान को मिनाज का कभी पढ़िएगा, मिनाज ने लिखा है रजिया सुल्तान के बारे में, ये बेहद खूबसूरत थी और काफी लंबी चौड़ी रहती है रजिया सुल्तान। सरल स्वभाव था, उदार चरित्र था, केवल एक ही इसका अभिशाप था कि यह महिला थी। इस प्रकार हमने देखा रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के बारे में भैया हमदर्दी
हमारी भी है रजिया सुल्तान के साथ, हरियाणा के कैथल में इसमें घायल हो जाती है और यहीं पे इसकी हत्या कर दी जाती है। रजिया सुल्तान के बाद जो अगला शासक बन बैठेगा कौन? बहराम शाह। अब जितने भी शासक आएंगे रजिया सुल्तान के बाद सब लल्लन टापे होंगे, सब उसी टाइप के होंगे। रजिया सुल्तान के बाद अगला शासक बन बैठेगा बहराम शाह, और बहराम शाहवा कुछ नहीं किया था भैया। बहराम शाह का टाइम पीरियड रहता है 1240 से लेके 42 तक। किस 42 तक? 1242 तक। बहराम शाह ये क्या रहता है? बहराम शाह के बारे में कुछ बताने लायक नहीं है, थोड़ा सा याद रखेंगे। ये क्या करता है? वजीर और देखो, वजीर थे और सुल्तान था। वजीर और सुल्तान के मध्य एक और पद इसने निर्माण, ममलिकत नामक पद का सृजन करता है कौन? बहराम शाह। पहले वजीर सुल्तान, लेकिन ममलिकत एक पद का ये गठन कर देता है और इस शक्ति का बंटवारा ऐसे कर देता है, 3 भागों में कर देता है बहराम शाह। और इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, इसकी हत्या कर दी जाती है। एक केवल कठपुतली शासक था, सब तुर्क सरदारों के हाथ में ही शासन प्रशासन था। इसके बाद बन जाता है कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह भैया। कौन? यह याद रख लेना, इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था बहराम शाह। इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र शासक बना बहराम शाह, और इसके बाद शासक बनेगा अलाउद्दीन मसूद शाह भैया। अलाउद्दीन मसूद शाह। और यह कौन रहता है? यह इल्तुतमिश का पौत्र रहता है, नाती रहता है, और ये भी एक कमजोर शासक रहता है। इसका टाइम पीरियड रहता है 1242 से लेके 1246 तक। और यह कौन? बस इतना याद रखिएगा, इल्तुतमिश का पौत्र था, 1242 से लेके 1246 तक। एक केवल नाम मात्र का शासक था। इसने, इल्तुतमिश ने एक सफेद महल बनाया था और एक हरा महल बनाया था। इन दोनों पे अधिकार कर लिया और स्वयं को कहता था, पहले कहा कि मैं कोई भी अब राज्य की शक्तियां यूज नहीं करूंगा, सब कुछ हमारे तुर्क सरदार ही यूज करेंगे। लेकिन बाद में इनका भी मन बढ़ जाता है, सोचते हैं एक बार लोहा लेते हैं तुर्क सरदारों से। अलाउद्दीन मसूद शाह अपनी शक्तियों का जैसे ही प्रयोग करना शुरू करता है, तुर्क सरदार विद्रोह कर देते हैं और इसको भी पद से हटा दिया जाता है। इसको पद से हटाने के बाद अगला जो शासक बनेगा नसरुद्दीन महमूद बनेगा भैया। कौन बनेगा? नसरुद्दीन महमूद बनेगा। कौन शासक बनेगा? नसरुद्दीन महमूद बनेगा। टाइम पीरियड रहता है 1246 से लेके 1265 तक। आप देखेंगे थोड़ा सा लॉन्ग टाइम पीरियड रहता है। होता क्या है, जैसे ही यह शासक बनता है, अमीर वर्ग में सबसे शक्तिशाली अमीर जो था उस समय बलबन था। कौन था भैया? बलबन था। बलबन को अपना वजीर नियुक्त कर देता है कौन? नसरुद्दीन महमूद, और अपने शासन प्रशासन चलाता है। बलबन अपनी पुत्री हुजैदा, कौन भैया? बलबन अपनी पुत्री हुजैदा का विवाह नसरुद्दीन महमूद से कर देता है। नसरुद्दीन महमूद एक ऐसा शासक रहता है जो इस्लाम धार्मिक स्वभाव का था, सरल स्वभाव का था, इस्लाम की प्रतियां लिखता था और उसी को बेच के अपना आय कमाता था और उसी से अपना खर्चा चलाता था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। इतना जानिए, काफी सरल स्वभाव का व्यक्ति था, धार्मिक प्रवृत्ति का था, धार्मिक कार्यों में इसका मन लगता था। शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं था। पूरा शासन प्रशासन किसके हाथों में आ गया था? बलबन के। मात्र कठपुतली शासक बन जाता है। बाद में इसकी मृत्यु के बाद पूरा शक्ति किसके हाथों में आ जाएगी? बलबन का। और बलबन इस प्रकार क्या होता है? 1265 में शासक बनता है और बलबन यही नसरुद्दीन महमूद का ससुर। और देखिएगा बलबन जब मैं पढ़ाऊंगा कितना निर्दयी और क्रूर शासक रहता है। किसी को आंख मिलाने की इजाजत नहीं थी, अगर आंखें मिल गई तो आंखें निकलवा लेता है बलबन।
क्यों निकलवाता है, बाकी इसके साथ जो दल चलीसा के अमीर थे उनके साथ कैसा कुकृत्य करता है, सब कुछ अगले वीडियो में जानेंगे। बलबन के इतिहास के बारे में बड़ा रोचक इतिहास है। इतने में आज के वीडियो में हमने ये बताया रजिया सुल्तान 1240 से लेके 1236 से लेके 1240 रजिया गुंडों में फंस जाती है कैथल में 1240 में, और अल्तुनिया के साथ इसकी भी हत्या हो जाती है। अमीरों ने विद्रोह किया, सबसे एक अच्छी शासक रहती है और यह टोपी और कोट पहनकर दरबार में आती है, कबीर खां का पीछा करती है। अल्तुनिया भी भतिंडा का जो सूबेदार था वो भी विद्रोह कर देता है। सब कुछ हमने देखा। रजिया सुल्तान के बाद उसी का चचेरा भाई बहराम शाह शासक बनता है जो इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था, और उसके बाद अलाउद्दीन मसूद था जो इसका नाती था, इल्तुतमिश का नाती यानी पौत्र था, और इसके बाद अगला शासक ये जो बनेगा ये इल्तुतमिश का पुत्र था नसरुद्दीन महमूद, और ये 1246 से लेकर 1265 काफी सरल स्वभाव का रहता है, धार्मिक कार्यों में मन लगता है। वजीर का पद दे दिया बलबनवा अपने पुत्री का विवाह कर, हुजैदा का विवाह कर दिया नसरुद्दीन शाह, और कहता है कि ससुर जी, अब हमारे ससुर जी सबको छोड़ो और मान जाओ हमारी बात, और सब कुछ तुम ही ले लो, और पूरा प्रशासन का ताकत बलबन के हाथों में दे देता है, अपना वजीर नियुक्त कर देता है। बलबनवा कहता है दामाद जी हुजैदवा के साथ पिकनिक मनाओ, आई एम परफेक्ट फॉर दिस वर्क, और ये क्या करता है, प्रशासन चलाता है। इसकी मृत्यु के बाद अगला शासक बन बैठेगा बलबन, और बलबन की कहानी काफी रोचक है, तो देखना ना भूले। हमारे मध्यकालीन भारत की जो सीरीज बहुत ही रोचक तरीके से समाप्त कराऊंगा। अगर इतने में कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं हर पूरा प्रयास करूंगा, पूरा के 100% आपको उसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा, और आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे। थोड़ी सी ये बात है कि अगर आपको कोई जैसे इसमें कोई समस्या लग रहा हो, कोई चाहे दिखने में दिक्कत हो रही हो, चाहे कुछ कंसेप्ट अधूरा रह जा रहा, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए होता क्या है कि हम भी पूरे दिन नौकरी करना होता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ठीक है, अपनी बाद में कभी कहानी बताऊँगा। गवर्नमेंट जॉब में हूँ, पूरे दिन जॉब, उसके बाद आके यहाँ पढ़ाना है, तो एडिट करना, वीडियो शूट करना, पढ़ना, तो उसी में सब कुछ करना है। लेकिन आप लोग का प्यार ऐसे ही रहा तो बहुत अच्छे से करने में बहुत मज़ा आता है। एक चीज़ और, जैसे ही मैं बलबन पढ़ा दूंगा उसके बाद दिल्ली सल्तनत से जितने भी वैसे क्वेश्चन बनेंगे आपको पूरे क्वेश्चन की सीरीज भी दी जाएगी और टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो 3 लाइन आप जानते हो मित्रों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और जाते जाते एक और शायरी सोच रहे हैं, सुना ले। मैं इस भारतवर्ष का अमित सम्मान करता हूँ, मैं इस भारतवर्ष का अमित सम्मान करता हूँ, यहाँ के चांदनी मिट्टी का गुणगान करता हूँ। नहीं चिंता है मुझे, नहीं चिंता है मुझे स्वर्ग में जाकर मुझ छुपाने की, मेरे हर एक भाइयों का हो सिलेक्शन, बस यही अरमान रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।